अब मज़ीद बात करते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में। जैसे कि हम अपनी लास्ट दोनों वीडियोस में हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के काफ़ी सारे जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझ लिया था। अब हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को मज़ीद कंप्लीट करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को की मदद से जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट कर लिया था, जो कि 350,000 रुपीस का था। फिर हमने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को रिकॉर्ड किया था और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 535,000 रुपीस की कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया था, जो कि 432,000 रुपीस का था। फिर हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें सेल ऑफ प्रॉपर्टी और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी को हमने रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पे हमने इससे रिलेटेड जो है वो तमाम एडजस्टमेंट्स की थी और टी अकाउंट्स बनाकर हमने तमाम एडजस्टमेंट्स को समझ लिया था। अब हमने क्या करना है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें दो मजीद इन्वेस्टमेंट्स थी, जिनमें एक जो इन्वेस्टमेंट थी वो सब्सिडरी की थी और दूसरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कंपनी के ग्रुप के पास जो है वो एसोसिएट की आ रही थी। क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं तो हमने इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले सब्सिडरी पर चलते हैं कि सब्सिडरी का डिस्पोजल हुआ है। तो जब डिस्पोजल हुआ है तो डिस्पोजल से कुछ प्रोसीड्स आनी थी और प्रोसीड्स जब आती हैं तो कंपनी का कैश इंक्रीज होता है, क्योंकि कंपनी जो है वो कैश रिसीव करती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कहा जाता है ऑन 1 जनवरी 2019 हसन लिमिटेड डिस्पोज ऑफ 80% ओन सब्सिडरी फॉर 390,000 इन कैश। 1 जनवरी 2019 पर हसन लिमिटेड ने 80% जो सब्सिडरी ओन की हुई थी उसको 3,90,000 रुपए के एवज सेल कर दिया है। Subsidiary has the following net asset at the date of disposal. कंपनी के ये तमाम नेट एसेट्स हैं जो डेट ऑफ डिस्पोजल पर मौजूद थे। यहाँ पर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट को हमने डन कर दिया है, साथ ही साथ इन्वेंट्रीज को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड कर लिया है, पेएबल्स को रिकॉर्ड कर लिया है, इनकम टैक्स को रिकॉर्ड कर लिया है। हमारे पास इंटरेस्ट बेरिंग बोरोइंग बचती है और कैश बच जाता है। यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात हो रही है तो अगर हम देखें तो जो कैश है कितने का आया है वो 390,000 रुपीस का आया है, जिसमें यहाँ पर 35 का जो कैश है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि कंपनी को 395 में से 35,000 रुपीस का कैश जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमने 390,000 रुपीस में से 35,000 रुपीस को लेस कर देना है, तो ये आ जाएगा 335,000 रुपीस कैश जो कि सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करके कंपनी ने हासिल किया है। तो यहाँ पे सेल ऑफ सब्सिडरी लिखेंगे हम या कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी लिखेंगे, जिसमें 390 में से 35,000 रुपीस का कैश लेस करने के बाद 355,000 रुपीस का कैश प्रोसीड आ गया सब्सिडरी को सेल करके। अब यहाँ तक सब्सिडरी से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी उनको हम देख चुके हैं। बाकी जो उसका इंटरेस्ट है उसको हमने देखना है आगे जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे। अब हमारे पास जो लास्ट इन्वेस्टमेंट बचती है वो है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। तो यहाँ पे एसोसिएट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, एसोसिएट का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, साथ ही साथ एसोसिएट से रिलेटेड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हमें शो हो रहा है। 140,000 रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है वो 2018 में थी और 170,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 2019 में थी। अब यहाँ पे भी साल के शुरू का भी गिवन है और आखिर का भी गिवन है। हमने क्या करना है कि एक टी अकाउंट बना लेना है जो कि हमने एसोसिएट से रिलेटेड बनाना है और उसी तरह से रुपीज इन 1000 और रुपीज इन 1000 को यहाँ पर शो कर देना है। अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है डेबिट, क्योंकि वो होता है एसेट, तो यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस 140,000 रुपीस का रिकॉर्ड कर देना है। इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 140,000 रुपीस का हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है।
उसके बाद अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो उसमें यहाँ पर शेयर ऑफ एसोसिएट्स प्रॉफिट 38,000 रुपीज शो हो रहा है। हमने क्योंकि शेयर आ रहा है एसोसिएट के प्रॉफिट से, तो इसकी वजह से जो एसोसिएट है वो इंक्रीज कर जाएगा, एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट कंपनी की इंक्रीज कर जाएगी। तो हमने क्या करना है कि एसेट को इंक्रीज करना है यहाँ शेयर को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करके। अब इसके अलावा मजीद और कोई भी एसोसिएट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमने क्या करना है कि 140 प्लस 38,000 रुपीज करना है, तो ये 178,000 रुपीज इस साइड पे आ जाएगा और इसी तरह से 178,000 रुपीज आ जाएगा इस साइड पे। अब यहाँ पे हम देखें तो इस साइड का बैलेंस कम है, जितना बैलेंस कम है उसका ये मतलब है कि एसोसिएट को हम रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि एसोसिएट से हमने डिविडेंड जो है वो रिसीव कर लिया है। तो एसोसिएट का डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, इसलिए हम यहाँ पर जो कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी के बाद लास्ट में डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट भी रिकॉर्ड करेंगे, जो कि 8,000 रुपीज का है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और कोई भी इन्वेस्टमेंट बाकी नहीं रही, हमने इन तमाम को टोटल कर लेना है, तो ये टोटल आ जाएगा नेगेटिव में, जो कि 1547,000 रुपीज का आ जाएगा। तो अब क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है तो इसको हम लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो 1547,000 रुपीज का है। अब यहाँ तक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट में हमारे पास बचती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस लीज आती है, जो कि इनिशियल भी दी गई है और साल के आखिर की भी दी गई है। और साथ ही साथ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के बारे में भी कहा गया है कि 300,000 रुपीज न्यू लीज है, उसको हमने एक्वायर करने के लिए प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट हासिल किया था। अब यहाँ पे हमने इसी तरह से इसका टी अकाउंट बना देना है और उस टी अकाउंट में नॉन करंट लाइबिलिटीज का जो फाइनेंस ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस लीज है वो, और करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी जो फाइनेंस लीज का ऑब्लिगेशन है उसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है, जिस तरह हमने टैक्स के केस में किया था कि एक टैक्स नॉन करंट लाइबिलिटीज में था और एक टैक्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज में आ रहा था। इसी तरह से यहाँ पे अब जब हमने फाइनेंस लीज का बना लिया है टी अकाउंट, तो उसमें बैलेंस जो स्टार्ट का है, क्योंकि लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट। 10 जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज में आ रहा था और 45 जो है वो नॉन करंट में आ रहा था। तो इन दोनों को मिला के हमने ओपनिंग बैलेंस किया, इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस कर दिया। न्यू लीज जो है वो 300,000 रुपीज की थी। जब हमने इसका टोटल किया और बैलेंसिंग फिगर जो फाइंड की, तो इसके थ्रू हमें ये पता चला कि कंपनी ने फाइनेंस लीज के एवज 1,30,000 रुपीज की रीपेमेंट कर दी है। अब क्योंकि ये रीपेमेंट हुई है तो इसकी वजह से जो लायबिलिटी है उसमें डिक्रीज हुआ है। तो लायबिलिटी में अगर डिक्रीज हुआ है और कैश पेमेंट हुई है तो इसका ये मतलब है कि कंपनी का जो कैश है वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 1,30,000 रुपीज को नेगेटिव शो करेंगे। उसके बाद सेकेंड जो चीज आती है वो आती है इंटरेस्ट बेरिंग बोरोइंग्स। इससे रिलेटेड भी हम उसी तरह से एक टी अकाउंट बना लेंगे, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं। जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास 1000 का है, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 1400 रुपीज का। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को शो कर दिया है, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस क्रेडिट है। उसके बाद सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करने की वजह से लायबिलिटी जो है मजीद डिक्रीज हुई है, जो कि 200,000 रुपीज की वजह से हुई है। तो यहाँ पे अब हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो इसकी वजह से लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो हमने इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया है। अब जो बैलेंसिंग फिगर बची है वो कैश से रिलेटेड है, तो मतलब कि इंटरेस्ट बेरिंग बोरोइंग की वजह से कंपनी ने 600 रुपए का कैश जो है वो पे कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सॉरी कंपनी ने कैश पे नहीं किया, बल्कि कैश को हम देखें तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो मतलब कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कैश के बदले हो रही है, तो कैश जो है वो कंपनी रिसीव करेगी 600,000 रुपीज का। तो यहाँ पे हम जो कैश रेज करेंगे उसको भी 600,000 को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर चल रहे हैं तो हम यहां से अब स्टार्ट करेंगे इक्विटी कैपिटल और इक्विटी का जो प्रीमियम है शेयर प्रीमियम, उसके थ्रू के क्या इसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है या नहीं। तो यहां पर हम देखें तो 1500
पहले था और अब जो 2019 में है वो 200,000 रुपीस का इक्विटी कैपिटल है और शेयर प्रीमियम भी 2018 में नहीं था, 2019 में आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्विटी कैपिटल के इंक्रीज को शो करना है। तो इक्विटी कैपिटल को अगर हम देखें तो 200,000 रुपीस जो है वो 2019 का है, उसमें 300 प्रीमियम का ऐड करेंगे और पिछले साल का जब 1500 लेस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 800,000 रुपीस जो है वो इक्विटी में इंक्रीज आ रहा है। तो इक्विटी में इंक्रीज आ रहा है मतलब कि शेयर इशू करने की वजह से कंपनी जो है कैश रिसीव कर रही है, तो यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इक्विटी डिविडेंड भी पे हुआ है, जिससे रिलेटेड हमारे पास एक जो है वो नोट भी अवेलेबल है कि 40,000 रुपीस का डिविडेंड पे किया गया है। तो यहाँ पे जब बता दिया है कि डिविडेंड पे कर चुके हैं तो हम डायरेक्टली जो है 40,000 रुपीस को लिख देंगे कि इतना जो डिविडेंड है वो पे हो चुका है। उसके बाद मजीद जो है वो हमारे पास एनसीआई का डिविडेंड भी आएगा, क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यहाँ पर प्रॉफिट में उसका हिस्सा शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि एनसीआई के डिविडेंड को कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हमें एनसीआई का डिस्पोजल डेट पर एनसीआई कितनी है वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फेयर वैल्यू देखेंगे कि कितनी आ रही है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो एनसीआई की अगर फेयर वैल्यू देखी जाए तो वो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू 50,000 रुपीस की है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो 50,000 रुपीस को लिख देंगे। उसके बाद इसमें हमने देखना है कि एनसीआई का शेयर कितना आ रहा है पोस्ट एक्विजिशन के टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग्स को देख लेंगे और अगर रिटेन्ड अर्निंग्स पर आए तो ये वो रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी जो कि कंपनी के पास 80% से 20% हिस्सा सेव है। तो यहाँ पर जो आ रहे थे एसेट्स वो थे 400 के और उसमें से 255 जो है वो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू थी। तो हमने 400 में से 255 को लेस करना है और उसका 20% ले लेना है, तो हमें पता चल जाएगा कि रिटेन कितना है। क्योंकि टोटल तो ये है लेकिन अब 20% जो है वो कंपनी का नहीं है, वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपनी जो है वो 80% एक्वायर कर रही है। तो जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो हमें पता चल गया कि एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 85,000 रुपीस का है। उसके बाद हमने यहाँ पे एनसीआई का एक अकाउंट बना लेना है। उसी तरह से हम रुपीस जो है उनको लिख देंगे दोनों साइड्स पर और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनसीआई जो है उसको इक्विटी के बाद शो किया गया है कि 2018 में 175 है और 2019 में 75,000 रुपीस है। तो सबसे पहले इनिशियल बैलेंस लिखेंगे क्योंकि ये भी हमारे पास इक्विटी का हिस्सा है, तो इनिशियल बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। इसी तरह से हमारे पास जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 75,000 रुपीस का। और अगर हम देखें तो डिस्पोजल के टाइम एनसीआई की वैल्यू 85,000 रुपीस थी, तो हम यहाँ पे डिस्पोजल के टाइम जो है वो एनसीआई की वैल्यू को लिख देंगे। उसके बाद फिर हमने ये सीखा कि हम शेयर देखेंगे कितना शेयर आ रहा है कंप्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई का, उसको भी हम देख लेंगे, वो आ रहा है 25। तो यहाँ पे हमने 25 भी मेंशन कर दिया। अब ये साइड पे हमें लग रहा है कि कम वैल्यूज हैं और इस साइड पे ज्यादा है, तो 175 में जब हम 25 को ऐड करेंगे तो ये 200 इस साइड पे और 200 ही इस साइड पे भी लिख देंगे। तो अब जब हमें बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा कि कंपनी ने एनसीआई को कितना डिविडेंड पे किया है और डिविडेंड जो पे किया गया है वो है 40,000 रुपीस का। तो हम यहाँ पे अब अपनी स्टेटमेंट में जो एनसीआई का डिविडेंड है उसको भी मेंशन कर देंगे और ये लिख देंगे कि हमने वर्किंग एड करके एनसीआई का जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट किया है और वो डिविडेंड हमने कितना कैलकुलेट किया है 40,000 रुपीस का। जब हम इन सबको ऐड लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1190 रुपीस, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑपरेशंस का भी आ गया, इन्वेस्टमेंट का भी आ गया और फाइनेंसिंग का भी आ गया। हमने इन तीनों को ऐड लेस करना है, इनका नेट ले लेना है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में चेंज कितना आया है। तो यहाँ पे हम उसको देख लेंगे जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे कि 432 में से हमने लेस कर देना है 1547 और ऐड बैक कर देना है 1190, तो ये आ जाएगा 75,000 रुपीस के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो कंप्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है, मतलब जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है उसको हमने कहा था कि कैश इक्विवेलेंट है क्योंकि ये फौरन से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको साल के शुरू में इसको कैलकुलेट करें तो 120 प्लस 20 करें तो 140 आता है। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में इस 140 को रिकॉर्ड करना है कि ये हमारे पास ओपनिंग था, तो हम यहाँ पे 140,000 को लिख देंगे। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं, जो कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे 215 जो है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गए। तो हमने यहाँ पे अपनी कंप्रिहेंसिव कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर अब हम इसे वेरीफाई करना चाहें कि जो इतनी हमने स्ट्रगल की है, ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, क्या वो सही है या नहीं है, तो उसमें हम यहाँ पर चलें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो क्लोजिंग है उसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि 35 प्लस 180 है, तो ये 215 ही आ जाएगा। अगर ये क्लोजिंग और जो स्टेटमेंट के थ्रू हमने निकाला है वो दोनों सेम आए तो इसका ये मतलब है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो सही बनाई है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस तरह से बनाई जा सकती है और उसके डेटा को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, और फिर हमने हसन ग्रुप के लिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को कंप्लीट कर लिया।